यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। साथियों नमस्कार, डीएमए इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में बातचीत करने जा रहे हैं देवेश चौधरी साहब से। देवेश जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, थैंक यू। जय भीम। जय भीम। साथियों, इससे पहले कि मैं देवेश जी से आपकी बातचीत कराऊं, बताना चाहता हूं कि देवेश जी जबलपुर के रहने वाले हैं और जाने माने अम्बेडकरवादी कार्यकर्ता हैं। एक दलित विषयों को लेकर के इन्होंने अम्बेडकरवादी विषयों को लेकर के एक पत्रिका प्रारंभ की थी जो अभी भी चल रही है। तीसरा पक्ष एक जानी पहचानी पत्रिका है, उसके ये संपादक हैं। साथ में ये अजाक्स के जो मध्य प्रदेश का जो अजाक्स है उसके ये प्रांतीय सचिव रह चुके हैं। इनका कविता संग्रह वगैरह भी जो है प्रकाशित हुआ है। आज देवेश जी के बारे में ही बातचीत करेंगे। देवेश जी बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं आप और आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहाँ पर हुई? जी संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने अपने इस लोकप्रिय चैनल पर मुझे आमंत्रित किया, यूट्यूब चैनल पर। मैं देवेश कुमार चौधरी मूल रूप से रहने वाला जबलपुर जिले का हूं और साथ ही मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा जो है जबलपुर में ही हुई है। स्कूलिंग भी जबलपुर से हुई है और आगे की जो कॉलेज की पढ़ाई है जबलपुर के महाकौशल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय से और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से मेरी पढ़ाई हुई है। और ग्रामीण विकास में मास्टर डिग्री के अलावा बीजेसी और एलएलबी में किया हुआ हूँ और साथ ही सामाजिक गतिविधियों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट को लेकर, उनके विचारों को लेकर शहर जबलपुर में पिछले 3 दशकों से जो है एक सक्रियतापूर्वक अपनी एक छोटी सी भूमिका अदा करने की कोशिश कर रहा हूं, साहित्यिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में। और मैं अपना परिचय क्या दूं, फिलहाल आप इसको इतना ही समझिए कि मैं बैक पे टू सोसाइटी की भावना के तहत बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट में अपना एक तुच्छ योगदान देने में अपने आप को अगर समर्थ पा रहा हूं तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से मेरा जिंदा होना और मेरा जन्म लेना सार्थक है। अन्यथा तो हम समझ रहे हैं कि बहुत से लोग आते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के आरक्षण के बलबूते नौकरी भी हासिल किए हुए हैं, अच्छी जगह पे भी है, राजनीति में भी अच्छी जगह पे है, लेकिन आप समझते हैं संजीव जी कि वो कितना समाज के लिए कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये अलग विषय है और इस पर बाद में विमर्श किया जा सकता है। फिलहाल मेरा परिचय यही है कि मैं अपने आप को जो है एक मामूली एक्टिविस्ट के रूप में पाता हूँ और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को पल्लवित पुष्पित करने के लिए अथक प्रयत्न कर रहा हूँ। धन्यवाद। ये बात सही है कि जबलपुर में आप जो है अम्बेडकरवादी विचारधारा को फैला रहे हैं और एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। जबलपुर में एक अच्छी टीम है, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं कि जबलपुर में सक्रिय हैं और काम कर रहे हैं। और देवेश जी, जैसा कि आप दलित समाज से बिलोंग करते हैं और स्कूल में आपने आप रहे, आप कॉलेज में रहे, उसके बाद शासकीय सेवा में रहे, तो कभी आपको जातीय भेदभाव वगैरह आपको झेलने का कभी मौका मिला कि नहीं मिला? बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने संजीव जी, क्योंकि मेरे पिताजी केंद्र सरकार के कर्मचारी थे और जिसको बीएसएनएल कहते हैं, पहले उसको पीएनटी कहा करते थे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, उसमें वह सुपरवाइजर थे। तो मैं चूंकि एक शहरी परिवेश में रहा हूं और शहरी परिवेश में ही मेरी पढ़ाई हुई है, तो उस तरीके की अस्पृश्यता जो कि हमारे दलित साहित्य के अन्य लेखकों को देखने को मिली है और उन्हें जो भोगा है, उस तरीके का तो मेरे साथ नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि नौकरी में आने के बाद और कॉलेज के समय में एक इनविजिबल किस्म की जो अनटचेबिलिटी है वो दिखाई देती थी। वो है इस तरीके से दिखाई देती थी कि आप उसको महसूस भी न कर पाए और वो आपको महसूस भी करा देते थे। लेकिन जिस तरीके का एक स्थूल अस्पृश्यता का वातावरण जो रहता है, जो आज भी हमारे गांव में दिखाई देता है या कहीं कहीं शहरी क्षेत्र में भी दिखाई देता है, उस तरीके का अनुभव मुझे नहीं मिला है संजीव जी। शासकीय सेवा में आने के बाद आप अजाक्स में चले गए, तो मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा अपने अजाक्स के जो आप महासचिव रहे हैं प्रांतीय, उसके अनुभव के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, ये संजीव जी, ये मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारी कर्मचारियों को एकजुट करने के लिए, उनके आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए, उनको सेवा में रहते हुए जो लोग
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन में काम कर रहे हैं और उनके परिवार, जो शासकीय कर्मचारी, उनके परिवार को हम किस तरीके से अम्बेडकरवादी विचारधारा से जोड़ पाए और बैक पे टू सोसाइटी की भावना को हम किस तरीके से अमली जामा पहना पाए, उसके लिए संगठन बनाया हुआ था। और इस संगठन की विशेषता यह थी कि इसमें आईएएस आईपीएस से लेकर गांव का कोटवार तक मेंबर हुआ करते थे। आप खुद एक अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा रहे हैं संजीव जी, तो आपको पता होगा कि ये जो है पहले पूरे मध्य प्रदेश में संगठन था। 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग बना तो इसकी गतिविधियां मध्य प्रदेश तक ही फिर सीमित हो गई थी। तो इसमें रघुनाथ प्रसाद जी से लेकर डॉक्टर अमर सिंह जी से लेकर मान धाईमा जी से लेकर और अभी वर्तमान में जैन कंसोटिया जी इसके प्रांत अध्यक्ष हैं। काफी लोगों ने इसमें अपनी भूमिका निभाई है। एमएल शिरोमणि जी भी थे और छत्तीसगढ़ के एक जाने माने शख्सियत थे, वो डिप्टी कलेक्टर भी थे और मैं उनका नाम भूल रहा हूं, मैं अभी याद आता तो मैं आपको बताता हूं, कमल अग्निहोत्र जी। तो वो छत्तीसगढ़ के थे, तो वह भी इसके संस्थापकों में से रहे हैं। और इसने एक समय में एक उत्प्रेरक का काम किया था संजीव जी। उत्प्रेरक का काम इन द सेंस के 1993 में इसका पंजीयन होता है और 1993 में ही जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार आती है मध्य प्रदेश में, तो इसको एक शासकीय कर्मचारी संगठन के रूप में इसको मान्यता मिलती है। और मान्यता मिलने के बाद बकायदा इन्होंने एक जगह जगह पे जो है न केवल कर्मचारियों के लिए बल्कि जो समाज के जो हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, जो हमारे बेरोजगार लोग हैं, उनके बीच में भी जाके इसने काम किया। और इनके ऊपर, इस संगठन के ऊपर आरोप भी लगा कि यह कांग्रेसी विचारधारा, यह कांग्रेस से प्रभावित संगठन है, जबकि वास्तविकता यह थी कि ये जो है सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट को लेकर काम कर रहा संगठन था। और इसमें कर्मचारियों को साथ जो कार्यस्थलों पर भेदभाव होता है, उनको जो पदोन्नति में भेदभाव होता है, उनको जो महत्वपूर्ण पदस्थापना नहीं मिलती है, उनके साथ जो दोयम दर्जे का व्यवहार होता है या उनके परिजनों के साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार होता है, उसको लेके इसका बड़ा काफी मूवमेंट रहा है। और साथ में जो पदोन्नति में आरक्षण 2002 बना, जिसको 2016 में जस्टिस खानविलकर ने, मद्रास हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस ने खारिज किया, उसको बनवाने का काम भी अजाक्स का रहा है। और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जो मॉनिटरिंग कमेटी बनती है जिला स्तर पे, उन मॉनिटरिंग कमेटियों में भी जो है गैर जनप्रतिनिधियों के रूप में अजाक्स के प्रतिनिधि रहेंगे। ये काम भी अजाक्स ने किया है। अनुसूचित जाति कल्याण थानों में इस वर्ग के लोगों को पदस्थापना दी जावे ताकि वो इस वर्ग की पीड़ा को समझें, उस कार्य में भी अजाक्स का योगदान रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंतियों को गांव-गांव तक पहुंचाना और हमारे महापुरुषों के विचारों को लेके जो है लोगों को एकजुट करना, युवाओं को जो है एक सेमिनार समय समय पर करना, संगोष्ठियों के माध्यम से उनको जागरूक करना, ये काम भी इस संगठन का रहा है। जी, बहुत बढ़िया। तो अब मैं उस चीज की तरफ जा रहा हूं जिसके लिए आप खास तौर पर जाने जाते हैं, तीसरा पक्ष। तो अब ये बताइए कि तीसरा पक्ष की शुरुआत कैसे हुई और किन लोगों ने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उस समय, शुरुआत के समय में, और कैसे एक अच्छी पत्रिका का मुकाम उसने हासिल किया, इस बारे में कुछ बताइए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है आपने संजीव जी, शुक्रिया आपका। दरअसल सन 1997 में जब विकल्प के माध्यम से, विकल्प आपको याद होगा एक वामपंथी पत्रिका थी, जबलपुर से निकलती थी, रविंद्र शुक्ल के संपादन में, और उसमें भारती शुक्ल, समर सेन गुप्त जैसे काफी लोग उसमें जुड़े हुए थे। तो उन्होंने मेरा पहला कविता संग्रह छापा 1997 में, जिसका नाम था समय के खिलाफ गवाही। और उस समय मैं काफी वामपंथियों के संपर्क में भी था और वामपंथियों के मीटिंगों में भी जाया करता था। उनके जो प्रगतिशील लेखक संघ हैं और उनके जनवादी लेखक संघ हैं, उनके कार्यक्रमों में भी कई बार शिरकत करने का मौका मिलता था। जबलपुर में सुभाष गाताड़े को, विष्णु चंद्र शर्मा जी को मुझे घुमाने का, पूरे शहर में उनका एक भ्रमण कराने का मौका भी मुझे प्राप्त हुआ था। उसके बाद होता यह है कि धीरे धीरे जब 1900, उसके पहले कि मैं तीसरा पक्ष के बारे में आपको बताऊं, मैं बताना चाहता हूं आपको कि 1990 में बीपी सिंह ने जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की, और मंडल आयोग की रिपोर्ट जब लागू की तो जिस तरीके से सब ओबीसी के लोगों ने SC/ST के खिलाफ एक माहौल बनाया, और इसमें मेनस्ट्रीम मीडिया या कह लें श्रवण मीडिया का भी रोल था, तो उसके बाद एक चेतना का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय अम्बेडकरवाद को लेके और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को लेके जिस तरीके का जहरीला माहौल बनाया गया, तो बहुत कुछ मैं उसकी तरफ मुड़ा। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे ये गतिविधियां एक सवाब पे जाने लगी, और आपने देखा होगा कि उसी समय एक राम मंदिर आंदोलन भी चलने लगा, तो फिर हमने एक छात्र जीवन में सक्रियता बढ़ाई
और सक्रियता बढ़ाने के साथ साथ उस समय एक सेकुलरिज्म को और कम्युनलिज्म को, सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता के बीच में जो एक द्वंद्व चलता था, उसमें वामपंथी संगठनों ने अपनी एक बड़ी भूमिका निभाई थी कि हम किस तरीके से जो है सांप्रदायिकता के खिलाफ एक मुहिम चलाए। तो मैं भी उस जलपुर में उस मुहिम का एक हिस्सा था। और 1998 में जब जबलपुर में प्रख्यात दलित साहित्यकार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का ट्रांसफर हुआ और देहरादून से जब वो जबलपुर आए, तो निश्चित रूप से उसके पहले हमारा उनसे पत्राचार होता था। फिर 1998 में उनसे उनके हम सरकारी क्वार्टर गए, उनसे फिर आए दिन मुलाकातें होने लगी। मुलाकातों के दौरान हमारे एक साथी असंग घोष जी, जो आप जानते हैं कि दलित साहित्य में एक महत्वपूर्ण नाम है दलित कविता में, वो, और जाने माने आलोचक शिवनाथ चौधरी आलम जी, हम तीनों लोग जो है वाल्मीकि जी के पास नियमित रूप से जाने लगे, बैठने लगे। और उसी समय एक विचार आया कि क्यों ना दलित साहित्य की एक महत्वपूर्ण पत्रिका हम जबलपुर से प्रकाशित करें और देवेश जी आप इसका संपादन करें। यह जिम्मेदारी मुझे वाल्मीकि जी ने दी और मैं और असंग घोष दोनों दिल्ली गए और हमने इसका 2000 में पंजीयन कराया तीसरा पक्ष के नाम से। और 2000 के बाद से जो है कंटिन्यू इस पत्रिका का हमने प्रकाशन किया। आगे की कहानी संजीव जी आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। आपकी भी चूंकि कविताएं हमने तीसरा पक्ष में छापी हैं और उस समय दलित साहित्य के जो महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे, चाहे डॉक्टर धर्मवीर हो, शिवराज सिंह बेचैन हो, कमल भारती जी हो, डॉक्टर तेज सिंह जी हो, जयप्रकाश करदम जी हो, विपिन बिहारी की कहानियां हो, आपकी कविताएं हो, तमाम जो दलित साहित्य में लोग लिख रहे थे, सूरज बड़ात्या, अजय नावरिया, जो समय पहचाने भी नहीं जाते थे या पहचान के लिए संघर्ष कर रहे थे, तमाम लोगों को हमने मंच शुरू किया। और उसके बाद ये जो है, तो ये जो पत्रिका निकालने की जो प्रेरणा मिली हमें, वो ओम प्रकाश वाल्मीकि से मिली। इसलिए संस्थापक संपादक के रूप में ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का इसमें नाम जाता है। और ये हम 4 लोगों के प्रयत्नों से ये पत्रिका हमने स्टार्ट की, जिसमें हमें भरपूर रचनात्मक सहयोग चीरफाड़ कालम के माध्यम से शिवनाथ चौधरी आलम जी का मिला, जो कि एक दलित साहित्य में आलोचक भी हैं। ये और बात है कि उन्होंने कभी अपने आप को जो है लाइमलाइट में लाने के प्रयास नहीं किया। तो तीसरा पक्ष के माध्यम से हमने उनको एक मंच उपलब्ध कराया। इसके पहले उनकी एक शायर की छवि थी और वो आलम जलपुरी के नाम से शायरी भी करते हैं। क्योंकि वाल्मीकि जी का नाम जो उसमें जुड़ा हुआ था, तो वाल्मीकि जी ने अपने दलित साहित्यकार मित्रों से भी रचनाएं मंगाना शुरू किया। तो इस तरीके से रजनी तिलक हैं, अनीता भारती हैं, शिवराज सिंह बेचैन हैं, डॉक्टर तेज सिंह जी हैं, ईश कुमार गंगानिया हैं, डॉक्टर धर्मवीर जी हैं, कमल भारती जी हैं, तमाम लोगों की फिर हमें रचनात्मक सहयोग मिलता रहा और यह कार्रवाई इसी तरीके से चलता रहा। और तीसरा पक्ष पिछले 1 दशक से जरूर थोड़ा सा उसमें व्यवधान आया है, अनियतकालिक हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी लड़खड़ाते हुए, जूझते हुए, संघर्ष करते हुए हम किसी तरीके से हम इसको एक आंदोलन मानते हैं, पत्रिका को हम इसको जारी रखे हुए हैं। बिल्कुल, ये पत्रिका जो है लगातार चलती रही और अपना काम करते रहे, ये शुभकामनाएं हम आपको देते हैं देवेश जी। तो देवेश जी, एक कविता संग्रह भी आपने प्रकाशित किया है, तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा से उसके बारे में भी कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल जी। 1997 में विकल्प प्रकाशन से मेरा पहला कविता संग्रह समय के खिलाफ गवाही प्रकाशित हुआ था। क्योंकि उसमें दलित चेतना की कविताओं के साथ साथ जो है कुछ कविताएं ऐसी हैं जो वामपंथी चेतना से लैस हैं, जिसमें मैं बताना चाहूंगा कि तुम मरे नहीं हो महान बहादुर सिंह लेहक सम्मान जो दिया जाता है लेहक पत्रिका के द्वारा, तो उसमें महान बहादुर सिंह के संबंध में बरबरा राव जो कि जबलपुर में आते रहे और हमारा उनसे संपर्क भी रहा, तो मेधा पाटकर, इन लोगों से प्रेरित कुछ कविताएं थी, कुछ अंबेडकरवादी चेतना से लैस कविताएं थी। लेकिन उसका जो मूल स्वर था संजीव जी, वो यह था कि चूंकि उस समय तक पूरी तरीके से मैं अंबेडकरवादी मूवमेंट से नहीं जुड़ा था, तो उस संग्रह में जो है कुछ ऐसी कविताएं हैं जिनको आज यदि हम अपनी कसौटी पे कसें, तो मुझे लगता है कि वह कविताएं जो है उनकी उस समय के हिसाब से उपयोगिता रही होगी, लेकिन आज के हिसाब से उपयोगिता उतनी मुझे समझ में नहीं आती। इसका कारण यहाँ पे यह है कि हमने वामपंथी आंदोलन में भी जब हमने बहुत नजदीक से देखा, मुठभेड़ करने का मौका मिला, तो हमको ये समझ में आया कि इस आंदोलन में भी जो है नेतृत्व हथियाने का एक किस्म से दलित साहित्य को लोगों ने टूल्स बनाया हुआ था या दलित मूवमेंट को टूल्स बनाया हुआ था। इसमें भी नेतृत्व हथियाने की बातें चलती थी कि हम ही तय करेंगे
कि हम इनका नेतृत्व कर सकते हैं, जबकि अम्बेडकरवादी चेतना से लैस लोग ही इसका सही तरीके से नेतृत्व कर सकते हैं। जब इस बात की मुझे समझ में आई तो उसके बाद फिर मैं पूरी तरीके से जो है अम्बेडकरवादी विचारधारा में और अम्बेडकरवादी मूवमेंट में अपने आप को मैंने जोड़ लिया, और पत्रिका के माध्यम से और सामाजिक संगठनों के माध्यम से फिर निरंतर जो है एक हमारा आप समझ सकते हैं कि ये एक मुहिम चलती रही। जी, तो बहुत अच्छी आपसे बातचीत हुई इस बार। मैं माफी चाहता हूँ। जी 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 संजीव जी, जो कविता संग्रह था समय के खिलाफ गवाही, ये 1997 में प्रकाशित हुआ था और इसमें 45-46 कविताएं थी। और उसके बाद जब कई बार फिर प्रगतिशील वसुधा ने दलित साहित्य का विशेषांक निकाला, उसमें भी फिर मैंने अपनी कविताएं भेजी। फिर कई अन्य पत्रिकाएं निकली, उसमें भी जो है दलित साहित्य की जो उस समय का जो विमर्श था, जो शुरुआती विमर्श था, जो राजेंद्र यादव हंस के माध्यम से जो शुरुआत उसी समय किए था, 90 के दशक के प्रारंभ की बात थी। और उसके बाद फिर अन्य पत्रिकाएं भी दलित साहित्य की निकलना शुरू हुई। तो कमल भारती जी ने भी आदि जनता निकालना शुरू किया। डॉक्टर तुलसीराम जी का भारत अश्वघोष पत्रिका भी उसी समय निकल रही थी। उस समय महिपाल सिंह की दलित टुडे भी निकल रही थी। और उसी दरमियान हमने जो है तीसरा पक्ष जब निकालना शुरू किया तो उसमें निश्चित रूप से हमने उस विमर्श को भी अपदस्थ नहीं किया, उस विमर्श को भी हमने स्थान दिया। लेकिन फिर बाद में जो है पूरी तरीके से अपने को अम्बेडकरवादी मूवमेंट में और अम्बेडकरवादी आंदोलन में, जो कि हमारी मूल पहचान थी, जो हमारी मूल विचारधारा थी, उसमें फिर मैंने अपने को समाहित कर लिया। फिर कविताएं फुटकर लिखी, संग्रह को निकालने की तरफ ध्यान नहीं दिया और अपने 100% पत्रिका में देने की प्रयास किया। और उसके बाद फिर छुटपुट लेखन पत्रिकाओं में चलता जरूर रहा, लेकिन संग्रह निकालने की नहीं सोचा। फिर सोचा कि अब ठीक है, 25 साल हो गए हैं पहला संग्रह आए हुए, तो अब निकाला जाए। तो अब उसकी तैयारी है कि अब अगला संग्रह निकाला जाए। कविता संग्रह? जी, कविता संग्रह। जी, तो देवेश जी, आपने एक समय निकाला हमारे साथ महत्वपूर्ण बातचीत में, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। और मुझे भी अच्छा लगा आपसे बात करके। जी, मैं जाते जाते यही आपसे जानना चाहूंगा कि अभी और क्या योजनाएं हैं जबलपुर में, क्या करने जा रहे हैं आप, क्या कुछ प्रोजेक्ट है, कुछ विचार हो तो उसके बारे में बताइए। जी जी, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। संजीव जी, ये मेरा एक उसको जो मूवमेंट हम लेके चल रहे हैं, अम्बेडकरवादी मूवमेंट लेके चल रहे हैं, मेरी कोशिश है कि अभी जो जबलपुर में जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो छात्रावास हैं, छात्रावासों में हमारे बच्चों को जो है किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसको लेके भी हम निरंतर बकायदा उन बच्चों के संपर्क में रहते हैं और उनके मुद्दों को प्रशासन के सामने हम रखते रहते हैं। और आगे चल के प्रतियोगी परीक्षाओं में इन बच्चों को हम कैसे तैयार करें, उसको लेके जो है हम एक निःशुल्क कोचिंग भी तैयार करने जा रहे हैं कि हम इन बच्चों को किस तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम तैयार कर सकें। और साथ ही जिस तरीके के इस समय जो सांप्रदायिकता का माहौल बना हुआ है और जिस तरीके से हिंदुत्ववादी ताकतों का उन्माद जोर पकड़ रहा है, तो अगला संघर्ष जो है आरएसएस की विचारधारा और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा के बीच में ही है। तो हम वैचारिक रूप से परिपक्व युवाओं की एक टोली तैयार कर रहे हैं और उसके लिए हम प्रत्येक सप्ताह जो है निरंतर बस्तियों में घूम के, जहां पे हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग रहते हैं, उनके बीच में हम जन जागरण कर रहे हैं, उनकी बैठकें कर रहे हैं और उनको इस विचारधारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और शीघ्र ही हम एक बड़ा मूवमेंट तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, हम उनको एक कोचिंग इंस्टीट्यूट डाल के उनको जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कराएंगे। वहीं जो बच्चे जो कहीं ना कहीं हमारी अम्बेडकरवादी विचारधारा को समझना चाहते हैं और उसमें कुछ करना चाहते हैं, उनके अंदर जुनून है, तो उनको भी हम एक जो है सकारात्मक दिशा देने के लिए एक बड़ा और मजबूत मूवमेंट तैयार करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हम निरंतर 2 वर्षों से बैठक कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम उसका एक सकारात्मक रिजल्ट आपको दे पाने में सक्षम होंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप सफल होंगे और ऐसे ही समाज के लिए जो पे बैक सोसाइटी का जो उद्देश्य है बाबा साहब ने दिया है, उसको आप पूरा करते रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर आपसे बातचीत हुई इसके लिए। हम कुछ विषयों को लेकर के भविष्य में भी आपके साथ हम बातचीत करते रहेंगे। और मैं दर्शकों को भी धन्यवाद देता हूं जो इस समय इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वो इस चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को खास तौर पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक पहुंचाएं। अगली बार अगले इतवार को
हम फिर किसी खास पर्सनैलिटी को लेकर पर्सनैलिटी ऑफ द वीक की इस खास कड़ी में आपके सामने फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार देवेश जी, आपको जी नमस्कार और थैंक यू वेरी मच जी।